ये पेपर है, तृतीय प्रश्न पत्र है 5 नवंबर 2017 का सोशल वर्क में। ये प्रश्न पत्र आप सभी के मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग समाज कार्य में भी पूछे जा सकते हैं, मेडिकल सोशल वर्क में भी पूछे जा सकते हैं और यूजीसी के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने ये है कि निम्नलिखित में से किसका विचार है कि मानसिक रोग मिथक है। ये किताब थी एक, अगर आपको किताब पता होगा तो कर लेंगे। और वस्तुतः यह जीवन की समस्या पर था। तो यहां पर जो मानसिक रोग एक मिथक है और कह रहा है कि यह जीवन की समस्याओं को बताया गया है इस पुस्तक में। ये पुस्तक किसकी है, कौन बताएगा मुझे? यहाँ पे दीपक राव का जवाब आया है कि 15 का ए होगा, 16 का सी होगा। 15 का मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, 15 क्वेश्चन नंबर 15 करवा रहा हूँ अभी। ठीक है दीपक राव जी, तो इनका जवाब है ऑप्शन नंबर ए। और भी बच्चे जवाब कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए की तरफ जा रहे हैं है ना। रूपम का भी जवाब आया है, हनी प्रवीण का जवाब आया है, लेकिन ए सही नहीं है। ए जो किताब है जॉर्ज सिमेल का द फिलॉसफी ऑफ मनी, द फिलॉसफी ऑफ मनी जो पुस्तक है 1900 में आई थी, उनका नाम था जॉर्ज सिमेल। और जवाब यहाँ पे वैशाली पाटिल का जवाब आ रहा है ऑप्शन सी, और सोहन सिंह का जवाब आ रहा है ऑप्शन बी, एलिशन सर का जवाब आ रहा है ऑप्शन डी। अगर हम बात करते हैं C.E. मुर्रे का नाम, तो आपको भली भांति तरीके से पता होगा C.E. मुर्रे का नाम। और C.E. मुर्रे उच्च और निम्न वर्ग में सामाजिक स्तरीकरण को विभाजन के रूप में काफी फेमस पर्सन है, तो इसलिए इनकी किताब भी ये नहीं है। ये तो फेमस हो गया सोहन सिंह जी, ठीक है, तो बी तो बिल्कुल नहीं होगा। और ऑप्शन अगर हम सी की बात करें, यहाँ पे थर्ड कर थॉमस साज का नाम, तो थॉमस साज ये एक थॉमस स्टीफन साज एक नाम है, ठीक है, स्टीफन सॉमेज नाम है। इसने मानसिक बीमारी का मिथक सन 1961 में 1961 में जो है एक पुस्तक लिखी थी जो जीवन की समस्याओं से संबंधित थी। और मैं आपको बता दूं, हो सकता है एग्जाम में पूछ ले एक और, इसकी पुस्तक जो है फेमस है मनोरोग झूठ का विज्ञान। मनोरोग झूठ का विज्ञान जो है इसकी बहुत ही फेमस पुस्तक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहां तो मैं आपको बता दूं यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, थॉमस स्टीफन सॉज का नाम, ठीक है। और E.L. ब्राउन के बारे में अगर मैं बात करूं तो E.L. ब्राउन वही हैं जो व्यवसाय के रूप में एक पुस्तक के रूप में इन्होंने बताया कि समाज कार्य की समीक्षा होनी चाहिए, समाज कार्य की एक समीक्षा के बारे में बात किया था। तो यहाँ आपका ऑप्शन जो सी वाला है यानी थर्ड थॉमस स्टीफन साज वाला, यही सही जवाब होगा। ध्यान रखिएगा, मानसिक रोग एक मिथ्या है, एक मिथक है, ये चीजें बताया था इस किताब में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पहला मेरा एक सवाल है, बेवरेज रिपोर्ट कब आया? पहला सवाल आप बताएं, बेवरेज रिपोर्ट कब आया? 1941। एंड और कोई भी व्यक्ति? ये चर्चा 1921। नहीं, ये चर्चा परिचर्चा रूपम मैडम आपका 1942 में आया था, 1941 नहीं प्रवीण जी। तो अगर हम बात करें 1942 में बात हो तो ये सामाजिक जीवन और समृद्ध के बारे में बात करता था। बेवरेज रिपोर्ट जो हुआ करती थी कल्याणकारी राज्यों से संबंधित हुआ करती थी, और साथ ही साथ ये बात करता था पारिवारिक भत्ता को लेकर, और ये बात करता था सामाजिक बीमा को लेकर भी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बेवरेज रिपोर्ट के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम सामाजिक सुरक्षा की प्रणाली का हिस्सा नहीं है। ये आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, और ये आपको बता दूं जो दिव्यांगों के लिए भत्ता की बात करता है तो आपने नाम सुना होगा RPWD, राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, है ना, दिव्यांग जनों के अधिकार के लिए। एक तो ये बात पहले, इससे अगर हम बात करें 2017 की, ये तो 2016 में 2016 में आ गया था, हालांकि उससे पहले की अगर हम बात करते हैं 17-16 से पहले, तो 1995 का जो था सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, उसके माध्यम से जो है PWD लाया गया था, तो वो था 1995 का। और नेशनल ट्रस्ट 1999 का था ये आपका। और एक और एक्ट था डिसेबिलिटी के फील्ड में, एक हाँ RCI अधिनियम था जो रिहेबिटेशन काउंसिलिंग ऑफ इंडिया 1992 का, वो भी था इसमें।
ठीक है। तो ये दिव्यांगता वहां से संबंधित था, लेकिन ये सामाजिक सुरक्षा प्रणाली के अंदर बेवरेज रिपोर्ट में ये बात नहीं कही गई थी, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा कौन सा भी बताए, आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, क्या बात है। ऑप्शन नंबर 4 है ना, 4 करेक्ट है ना, कमेंट करें। नहीं समझेंगे प्रश्न तो मजा नहीं आएगा। पारिवारिक भत्ते को हम जन सहायता में भी काउंट कर सकते हैं क्या? हाँ, पारिवारिक भत्ता सरकारी एक प्रकार से, यहाँ पे पारिवारिक भत्ता भी था, सरकारी सहायता भी थी, सामाजिक बीमा था। बेसिकली सर मोटो जो था ना, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए करता। तो कल्याणकारी राज्य में जो स्थापना करने की बात की गई, तो पारिवारिक जीवन पारिवारिक भत्ता और प्लस सामाजिक बीमा और सरकारी सहायता की मदद से ये कार्य हुआ करता। तो उसको समृद्ध बनाने के लिए सेवाएं प्रोवाइड की जाती थी। ठीक है प्रवीण जी, तो ये तीनों सही है, ए बी सी, लेकिन 4 वाला आपका सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न था, सरल था, ज्यादा समय मत लीजिए आप लोग। आगे हम बात करते हैं। हाँ, अगर आपको डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। मैली मथ कमेटी थी एक ये प्रश्न मैं पूछूंगा आप सबसे, आप जवाब जानना चाहूंगा मैं आप सबसे कि मैली मथ कमेटी निम्नलिखित में से किससे संबंधित था। और 4 ऑप्शन था, आपराधिक न्याय प्रणाली के सुधार में था, कि केंद्र राज्य संबंध में था, कि चुनाव सुधार में था, कि राज्यों को मान्यता प्रदान करने में था। यहाँ पे श्वेता नितिन सर का जवाब आया ऑप्शन नंबर ए, एंड वैशाली मैडम का जवाब आया ए, आकांक्षा मैडम का ए, दीपक सर का ए, हानी मैडम का भी ए जवाब आ रहा है। लगभग सभी बच्चे सही जवाब कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बताता हूं, उस बात को ध्यान रखिए। ये पहली बार भारत सरकार गृह मंत्रालय ने हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार का जो सुझाव देने की समिति का गठन किया था। उस समय उनका नेतृत्व कर रहे थे न्यायाधीश न्यायाधीश थे वीएस भालीमठ। ठीक है, आप ये चीज ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, आप सभी लोग। ठीक है, वीएस जो है मालीमठ का नाम, और ये 2000 में हुआ था। कब हुआ था? 2000 में हुआ था। तो ये इसका आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए वाला करेक्ट जवाब हो जाएगा। न्यायमूर्ति का नाम याद होना चाहिए आपको मालीमठ कमेटी में, और आई कब? 2000 में, ये याद होना चाहिए। गृह मंत्रालय ने हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली को सुधारने के सुझाव दिया था ये। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा, है ना। प्रश्न बहुत सरल होते हैं। आगे बात करते हैं एक प्रश्न और। जब आश्रित चर बाह्य चर के प्रभाव से मुक्त नहीं होता, तो आश्रित चर और स्वतंत्र चर, ठीक है, बीच में संबंध जब होता है उसे हम कहते क्या है? मैं ये जानना चाहूंगा आप सबसे कि एक तो आश्रित चर है, एक बाह्य चर है। मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है आप लोगों को कि आश्रित चर क्या होता है, बाह्य चर क्या होता है, स्वतंत्र चर क्या होता है। ये तीनों पता होगा तो आप कर लेंगे इस प्रश्न को। दीपक राव कह रहे हैं ए होगा, सतेंद्र सर का बी आ रहा है भाई, ओके, भावना मैडम का बी भी आ रहा है, नितिन सर भी ए करे, और यही ए सही जवाब हो जाएगा। इंटरवीनिंग कहते हैं ना जी सर, इंग्लिश में तो इंटरवीनिंग होता है, एक बार दिखाएंगे। कंपाउंडिंग, देखो यहाँ पे लिखा हुआ कंपाउंड जो है, हाँ यही अव्यवस्थित जो कंपाउंडिंग, स्वतंत्र और निर्भर चर के बीच का संघ की जो विकृति होती है, ऐसी कंडीशन पर, रीजन बता रहा हूं मैं आपको, कि जो तीसरा चर होता है स्वतंत्र रूप से दोनों के साथ, वो अक्सर क्या करता है, स्वतंत्र चर निर्भर होता है, या एक प्रकार से मैं भी कह ले कि स्वतंत्र चर क्या हो गया कि निर्भर चर को प्रभावित कर देता है, और उसके रूप में जब हम वर्णित करते हैं उसको हम बोलते हैं अव्यवस्थित संबंध हुआ है, यह अव्यवस्थित संबंध है। ऐसी कंडीशन पर ये क्या है? अव्यवस्थित संबंध है। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि जब आपसे प्रश्न पूछे कि एक आश्रित चर है और बाह्य चर है, इनके प्रभावों से मुक्त होने की बात कर रहा है, और कह रहा है कि आश्रित चर और स्वतंत्र चर के बीच में संबंध है, और इन संबंधों को हम लोग क्या बोलेंगे? तो अव्यवस्थित संबंध बोलेंगे। ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ये प्रश्न हो सकता है 2021 में पूछा जाए, तो प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहां पर। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी प्रयोगशाला अनुसंधान की विधि है? ऑप्शन ए, खेल और भूमिका का विश्लेषण हो रहा है, कि सहभागियों का अवलोकन हो रहा है। ऑप्शन थर्ड यानी सी कह रहा है दस्तावेजों का विश्लेषण हो रहा है। ऑप्शन 4 यानी केंद्रीय साक्षात्कार हो रहा है।
मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा ये प्रश्न का जवाब क्या है। जवाब अभी आ रहा है, बालकृष्ण जी का आ रहा है ए, और रूपम मैम का बी, निधि मैडम की आ रही है भाई बी, और उसके बाद एलिशन सर का ए आ रहा है, बालकृष्ण जी का ए आ रहा है, भावना मैडम का बी। यानी आप लोग जवाब दे रहे हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो प्राथमिकता ए और बी की तरफ दोनों लोगों को ज़्यादा जा रही है। तो मैं आपको बता देता हूँ, आप ध्यान रखिए कि जो प्रयोगशाला अनुसंधान है, एक्सपेरिमेंटल की बात हम कर रहे हैं, वैसी विधियों में जो सबसे ज़्यादा फेमस चीज़ होती है वो खेल और भूमिका विश्लेषण। तो खेल और भूमिका विश्लेषण ये आपका एक प्रयोगशाला अनुसंधान की विधि होती है। ऑप्शन ए वाला सही है। सहभागिता में प्रयोगशाला नहीं, देखो सहभागिता होती है लेकिन उसका ऑब्जर्वेशन नहीं होता है, क्योंकि सहभागिता का अवलोकन पूछ लिया, इसलिए ये नहीं होगा। केंद्रित साक्षात्कार होता है परंतु प्रयोगशाला में नहीं होता है, इंटरव्यू में देखने को में मिलता है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब होगा खेल और भूमिका विश्लेषण। जब आप करेंगे तो ये एक अनुसंधान होता है और ये प्रयोगशाला का होता है, ये विधि है, मेथड है, याद रखिएगा आप सभी लोग। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से क्या भारत के औद्योगिक विवादों को निपटाने के लिए संबंधित तंत्र है। औद्योगिक विवाद निपटने के लिए 1947 वाला जो था सामूहिक सौदेबाजी था, सुलह था, मध्यस्थता था, मैंने आप लोगों को पहले बता रखा है। इसके अंतर्गत आपसे पूछा है कि क्या और हो सकता है जो संबंधित तंत्र होगा, तो क्या होना चाहिए। ये प्रश्न बहुत सही है और सतेंद्र जी का सबसे पहले जवाब आया है, दीपक जी का भी जवाब आ गया है। दीपक जी कह रहे हैं ए है, सतेंद्र जी कह रहे हैं सी है, फिर दीपक राव का ए आ रहा है दोबारा से भी, वैशाली मैडम का सी आ रहा है। और लोग जवाब दीजिए जरा, कमेंट करें। कमेंट करेंगे तो समझ लें कि आप लोग पेपर का जवाब दे रहे हैं, है ना, वहां पे क्लिक कर रहे हैं आप, ऐसा सोच रहे हैं। सी, हाँ यहां पर भावना जी आपका जवाब भी सही आ रहा है, सी औद्योगिक न्यायाधिकार। तो ये तो बहुत सरल प्रश्न था कि औद्योगिक विवादों को निपटने के संबंध में न्यायाधिकरण या औद्योगिक न्यायाधिकरण जो होता है, यही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन आपका थर्ड वाला, ठीक है, यहाँ पे थर्ड यानी यही सही जवाब माना जाएगा। आगे हम बात करते हैं, एक प्रश्न और आया है, अच्छा प्रश्न है, आपके सिलेबस में मेंशन है। डिप्सोमेनिया एक प्रकार से अगर हम कहें तो ये क्या है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, इसका मीनिंग हम जानना चाहेंगे आप सबसे। कि अत्यधिक शारीरिक शोषण, कि अत्यधिक तेज गति से वाहन चलाना, कि अत्यधिक अल्कोहल उपयोग करना, अत्यधिक ऊंचाई से पुल से छलांग लगा देना, ये आपका क्या कहलाता है। डिप्सोमेनिया शब्द क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। अच्छा प्रश्न है। दीपक जी का जवाब आया है, निधि मैडम का जवाब आया है, और हनी सिंह का जवाब आया है, सोहन सर का जवाब आया है। लगभग आप सभी लोग जवाब मुझे दे रहे हैं। अच्छा प्रश्न है और मैं जानना चाहूंगा, तो आप सबको बता दूं इस प्रश्न का सही सीधा सा जवाब है ऑप्शन नंबर, अगर हम बात करें तो अल्कोहल, अत्यधिक अल्कोहल का उपयोग या उपभोग यहाँ पर बताया गया है। तो शराब विशेष रूप से शराब के लिए लालसा या एक आप ये कह लीजिए कि अंतर रासायनिक, ठीक है, मुकाबले की विशेषता वाला रूप जो बताता है या अल्कोहल के संबंध में प्रयोग करने की बात करता है, तो उसको बोलते हैं डिप्सोमेनिया। आपका यही करेक्ट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी वाला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न मैं इसलिए थोड़ा सा रुक के बोलता हूं ताकि आप लोग के माइंड में वो चीजें चल जाए, ताकि आपको जब एग्जाम में 2021 में यानी 5 दिसंबर के एग्जाम के पेपर में बैठे तो आप इस बात को कर सकें, आपका अर्धचेतन जो मन है वो काम कर सके, है ना। इसलिए मैं थोड़ा सा बताता हूं आप लोगों को। निम्नलिखित में से किस विचारधारा के बाल अपराध की व्याख्या करते समय सामाजिक विघटन की अवधारणा प्रयोग करता है। क्लासिकी विचारधारा, सकारात्मक विचारधारा, शिकागो विचारधारा, लंदन विचारधारा। ये प्रश्न फैक्ट वाला है और आप लोग पहली बार शायद देख भी रहे हैं। दीपक जी देख कर जवाब नहीं देंगे, कोई भी व्यक्ति देखकर जवाब नहीं देगा, आप अपने मन से जवाब को करिएगा। सभी बच्चे जवाब आ भी रहा है सभी का। दीपक जी का सी आया है, एलिशन सर का सी आया है, संगीता मैडम का ए जवाब आ रहा है। इस क्लास की विचारधारा नहीं, देखिए मेरी बात को ध्यान से आप सभी लोग सुनिए। सामाजिक विघटन एक सिद्धांत है,
सामाजिक विघटन एक सिद्धांत है जो शिकागो स्कूल के द्वारा विकसित किया गया था, और शिकागो स्कूल के द्वारा विकसित एक सिद्धांत माना गया इसको। तो बेसिकली इसको सीधे अपराध से जोड़ा गया था। किससे जोड़ा गया था? सीधे बाल अपराध से जोड़ा गया था। तो हम कहेंगे कि यह विचारधारा में बाल अपराध की व्याख्या करने पर सामाजिक विघटन की जो अवधारणा था शिकागो विचारधारा पर था, जो एक सिद्धांत के रूप में विकसित हुआ था। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वाला। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। सर अभी भी देख के देंगे आंसर तो पेपर में क्या लिख करेंगे? अरे वाह, वेरी गुड। यहाँ पे हाँ, बस बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 23, पैटर्न ऑफ कल्चर एक पुस्तक है, ये अच्छी पुस्तक है। ये नाम आपको बताना है, हो सकता है 2021 में आ जाए पैटर्न ऑफ कल्चर। भाई बताइए, आंख बंद करके आप सभी को लगा देना है ऑप्शन नंबर ए। सभी का जवाब आ रहा है। आकांक्षा, वैशाली, पवन, नीलेश्वर और हनी प्रवीण का ऑप्शन नंबर ए। रुथ का नाम आ रहा है, रुथ बेनेडिक्ट का नाम आ रहा है। यही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। पैटर्न ऑफ कल्चर ये पुस्तक जानते हैं कब आई थी? 1934 में आई थी। कब आई थी? 1934 में। इसका वर्ष भी याद कर लीजिए, हो सकता है ये वर्ष के रूप में आ जाए। और मैं आपको बता दूं, एक जो यहाँ पे G.W. एल्पोर्ट का नाम आ रहा है, इसका नाम, इसकी जो किताब था वो था पूर्वाग्रह की प्रकृति पर। पूर्वाग्रह की प्रकृति पर सन 1954 में आया था। और एक किताब और इसकी बड़ी फेमस किताब है, इसको बिकम बेसिक कंसीडर हम बोलते हैं, बिकम बेसिक कंसीडर फॉर अ साइकोलॉजी ऑफ पर्सनालिटी के बारे में, अल्पोर्ट के बारे में आता है। पर्सनालिटी, व्यक्तित्वशील गुण वगैरह आप पढ़े होंगे, आपको मैं बताया था। वो अल्पोर्ट यही है, व्यक्तित्व वाला, पर्सनालिटी वाला। तो 1953 में इसने किताब लिखा था। तो ये आप ध्यान रखेंगे। किम्बॉल, अगर हम बात करें किम्बॉल एंग के बारे में, तो ये बेसिकली हैंडबुक ऑफ सोशल साइकोलॉजी, हैंडबुक ऑफ सोशल साइकोलॉजी इसकी किताब था। ये भी आप इसे ध्यान रखेंगे। और M.N. श्रीनिवासन के बारे में अगर मैं बात करूं, तो M.N. श्रीनिवासन जो थे, ये आधुनिक भारत के सामाजिक परिवर्तन में 21वीं सदी के भारत के बारे में इन्होंने जिक्र किया था। और एक बात इन्होंने और बोला था, याद किया हुआ गांव। तो याद किया हुआ गांव जो था 1976 का था। और एक आधुनिक भारत की जाति के बारे में इन्होंने जिक्र किया था। तो ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा M.N. श्रीनिवासन के बारे में। पश्चिमीकरण जानते हैं आप सभी लोग? पश्चिमीकरण जरा मुझे बताएं, अगर आप जानते हैं तो बताएं। पश्चिमीकरण के बारे में इन चारों में से किसका नाम आएगा? चारों में से किसका नाम आएगा? किसी का मैसेज नहीं आ रहा है, कोई रिप्लाई भी नहीं आ रहा। आप सभी का भाई रिप्लाई भी किया करें। नो, अरे भाई अभी ये मैंने आप लोगों को बताया था श्रीनिवासन के बारे में। MS जो है संस्कृतिकरण में आपको समझाया भी था पश्चिमीकरण को लेकर। तो ये नाम आता है ऑप्शन नंबर डी, इनका कहना है भाई। ठीक है, वेरी गुड, सही जवाब निधि जी। आगे अगर हम बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किस अधिकारी को एक अपराधी को प्रोबेशन प्रदान करने का अधिकार प्राप्त है? अच्छा प्रश्न है ना? तो यहाँ अगर हम बात करें, रूपम मैडम का जवाब आया है, आकांक्षा जी का जवाब है, वैशाली मैडम का, निधि जी का, पवन जी का, और हनी जी का, भावना जी का, सतेंद्र सर का सी आ गया है। बाकी लोगों का डी यहाँ पे आ रहा है। तो 24 का करेक्ट जवाब जो होगा ना, प्रोबेशन जो प्रदान करता है सतेंद्र सर, जेल अधिकारी, प्राधिकारी नहीं करता है। जो है प्राधिकारी हम अथॉरिटी बोलते हैं, ये नहीं करता है। ठीक है, न्यायालय करता है प्रोबेशन। पैरोल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं प्रोबेशन के बारे में। अधिकारी कैसे हुआ? न्यायालय अधिकारी थोड़ी हुआ सर। न्यायालय तो एक वो है ना सर। क्या है? न्यायालय अधिकारी कैसे हुआ सर? न्यायालय अधिकारी कैसे हुआ? यहाँ पर पूछा गया कि निम्न में से किस अधिकारी को या एक अपराधी को प्रोबेशन प्रदान करता है। तो यहाँ पर जो न्यायाधीश बोल सकते हैं। न्यायालय तो एक संस्था हुई ना, न्यायाधीश होता तो सही होता नहीं। यहाँ आपको बता दूं, अगर जब न्यायाधीश नहीं है तो न्यायाधीश का एक पार्ट है भाई, न्यायालय का एक पार्ट है न्यायाधीश। तो आप न्यायाधीश को समझिए यहाँ पे, न्यायालय को ही। ठीक है, न्यायालय को ही समझिए, प्राथमिकता उसी को दीजिए। जेल प्राधिकारी का जो जेल अथॉरिटी वाले होंगे वो तो बिल्कुल नहीं आते प्रोबेशन में। ठीक है,
आपको अगर समझना है तो आप ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाले को समझे तो सबसे बेटर रहेगा, क्योंकि प्रोबेशन प्रदान करने का अधिकार के अगर बारे में बात करता तो न्यायालय, और अगर दोबारा प्रश्न अगर आएगा तो फिर अगेन वही न्यायालय लिखेगा, न्यायाधीश नहीं लिखेगा। याद रखिएगा, न्यायाधीश नहीं लिखेगा, न्यायालय ही लिखा रहेगा। प्रश्न अपने आप में सत्य है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में बात कर लेते हैं हम सभी लोग। मैंने अभी आप लोगों को एक ग्रुप में लिंक दिया था, है ना, ग्रुप में लिंक दिया हूं, उसको भी जरूर आप लोग देखिएगा। और पॉलिटी के संबंध में वो आप लोगों को बताएंगे। एक बार उनके चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना, मैंने आपको जो लिंक दिया है अभी ग्रुप में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का बताइए कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक खुले कारागार हैं? महाराष्ट्र होगा, पंजाब होगा, राजस्थान होगा कि तमिलनाडु होगा? क्या होना चाहिए बताएं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 25 है ना। जवाब भी आ रहा है, सी की तरफ भी आ रहा है और ए की तरफ भी जा रहा है ऑप्शन, है ना, सी और ए की दोनों तरफ जा रहा है ऑप्शन आप सभी लोगों के। आपको मैं बता देता हूं इस प्रश्न का सबसे अच्छा जवाब क्या होना चाहिए। प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक खुले कारागार हैं, तो मैं आपको बता देता हूं राजस्थान ही सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक आपको बता दूं जी, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो सबसे ज्यादा भैया राजस्थान में ही तो है। हाँ देखिए, भारत में जेलों की संख्या 2019 में राज्य के द्वारा 2019 में क्या किया गया था कि जेलों की सबसे बड़ी संख्या बताने की परिप्रेक्ष्य में भारतीय राज्य जो है एक राजस्थान में 144 बताया गया था। कितना बताया गया था? 144 ना, नहीं पता है तो आप लोग नोट कर लीजिए, 144 बताया गया था यहाँ पर। और इसके बाद तमिलनाडु में बताया गया है दूसरे नंबर पर, तमिलनाडु में जो बताया गया है वह बताया गया 141 को, ये ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। और दिल्ली की राजधानी के क्षेत्र में उस वर्ष के रूप में अगर हम बात करें तो कुल टोटल 14 केंद्रीय जेल थे, इसके बारे में जिक्र किया गया था दिल्ली वाले में। बशर्ते आप सबसे ज्यादा के रूप में अगर खुले कारागार के बारे में पूछ रहा है तो आप ध्यान रखें राजस्थान को ही करेक्ट जवाब लगाएंगे तो वही आपका सही माना जाएगा, अन्यथा गलत हो जाएगा। दूसरे नंबर पर 141 आपका याद रखना होगा तमिलनाडु, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने फंडामेंटल इंटरपर्सनल रिलेशन ओरिएंटेशन यानी FIRO विकसित किया है? मैं आपसे जानना चाहूंगा इस प्रश्न का जवाब बताएं आप लोग मुझे। चलिए मैं आपको बताता हूं, यहां पर अगर हम बात करते हैं फंडामेंटल इंटरपर्सन रिलेशन ओरिएंटेशन के बारे में, तो आप ध्यान रखें सन 1950 में, कब? सन 1950 में सुल्ज ने, विलियम सुल्ज ने इसके बारे में बात किया था। और मैं आपको बताऊं कि इसने कहा कि मौलिक परिस्थितीय संबंध अभिविन्यास व्यवहार के उपकरण के रूप में 1950 के दशक के अंत में विलियम सुल्ज ने इसके बारे में चर्चा किया था और बताया कि भाई सहायता कैसे की जाती है, मदद कैसे करेंगे और उच्च प्रदर्शन टीमों में कैसे करवाएंगे या टीम से कैसे काम करवाएंगे। और भविष्यवाणी करने के लिए इसने FIROB करके एक सिद्धांत विकसित कर दिया था। भविष्यवाणी करने के लिए एक सिद्धांत विकसित किया गया, FIROB करके सिद्धांत था, याद रखिएगा। यहाँ पे आप डैश मार के बी लिख लीजिए और फिर आगे लिख लीजिए ब्रैकेट में भविष्यवाणी, और ये नाम आता है विलियम सुल्ज का, यही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है। बाकी आगे बढ़ते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 27 के बारे में, क्रिया हेतु व्यक्तियों के बीच संबंध विकसित करने से निम्नलिखित में से किसका सृजन होता है? सामाजिक पूंजी, आर्थिक पूंजी, मानव पूंजी, किसकी? बताएं। जवाब भी आ रहा है, 27 का भी आ रहा है, श्वेता का भी आ रहा है, सभी का भी आ रहा है, वैशाली ए, ओके। देखो, क्रिया हेतु व्यक्तियों के बीच संबंध विकसित करना है तो सामाजिक पूंजी नहीं होगा। क्रिया की सुविधा के लिए व्यक्तियों के बीच संबंधों का आकार देना सामाजिक पूंजी कहलाती है। क्या? आर्थिक पूंजी होगी ना? नो 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 नो,
मेरी बात को सुने, जब क्रिया की सुविधा, मेरी बात को ध्यान सुने, जब क्रिया की सुविधा के लिए, क्रिया मतलब एक्शन के लिए, जब क्रिया की सुविधा के लिए व्यक्तियों के बीच में संबंध का आकार देंगे तो सामाजिक पूंजी होगा, जरूरी नहीं कि आर्थिक पूंजी हो। मुझसे बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि मैं आपकी मदद कर रहा हूं आर्थिक से लेकर, हो सकता है मैं सामाजिकता, तो प्राथमिकता सामाजिकता का सृजन हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा आपका यहां पर, पहला वाला सही जवाब। पारस्परिक आकर्षण, अस्वाभिकारता तथा शक्ति का आकलन करने की क्रिया को क्या कहेंगे? अच्छा प्रश्न है, मैं जानना चाहूंगा आप सबसे कि पारस्परिक आकर्षण, क्वेश्चन नंबर 28 है, अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन डी की तरफ ज्यादा लोग जा रहे हैं। रूपम जी का सी आया है, बाकी संगीता मैडम, दीपक जी, नीलेश सर, सतेंद्र जी, हनी प्रवीण का डी आया हुआ है, और यहाँ तक पवन जी का भी, अजय जी का भी जवाब आ गया है, ऑप्शन नंबर डी की तरफ आया। हम बात करते हैं जहाँ पे पारस्परिक आकर्षण और अस्वाभिकारता शक्ति का आकलन करने की क्रिया कहलाती है। आपने नाम सुना है? बताइए। मनोचिकित्सक थे जैकब एल मोरोनो और हेलन हॉल जो है जेनिग्स। नाम याद रखे, दो का नाम बोल रहा हूं मैं, एक हेलन हॉल जेनिग्स था और एक थे जैकब एल मोरोनो। ये दो लोगों का नाम आप लोग ध्यान रखें, अच्छे से समझें। इन्होंने सामाजिक संरचना के बीच के संबंधों का अध्ययन करते हुए बताया था, और खासकर इन्होंने बात किया था गुणात्मक विधियों को लेकर, गुणात्मक विधि को लेकर बात किया था। इनका काम था कि मनोवैज्ञानिक कल्याण के बीच संबंधों को, अपने अध्ययन को विकसित करना था, उपचारात्मक शिक्षण के दौरान उपयोग करने को लेकर था। तो इसलिए ऑप्शन आपका 4 सही होगा, क्योंकि ये पारस्परिक आकर्षण प्लस अस्वाभिकारता और शक्ति का आकलन की क्रिया है समाजमिति। समाजमिति क्या है ये आप ध्यान रखेंगे। अगर प्रश्न 2021 में पूछेगा तो आपका जवाब वही होगा। मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर 4 जो यहाँ पे लिखा हुआ है समाज जो मिति, यही आपका करेक्ट हो जाएगा। डी, बहुत बच्चों का सही जवाब आया है, बहुत बढ़िया। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। आपसे कह रहा है कि कारखाना अधिनियम 1948 की धारा में बताइए, कारखाना जो शब्द है उसको परिभाषित किसके अकॉर्डिंग किया गया है? क्या वो परिभाषा 2S वाली थी जिसमें कारखानों को बताया गया? क्या वो 2P थी? क्या वो 2V थी? क्या वो 2M था? बताइए। ये यहाँ पे श्वेता जी के देखो 2P। ये प्रश्न रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। श्वेता का जवाब भाई आया है यहाँ पर B यानी 2P। ये प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। एलिसन, सतेंद्र जी, पवन जी, वेरी गुड। अगर आपने ये चीज को ध्यान रखा है तो 2M आपका ये करेक्ट जवाब है, यहाँ पे 4 वाला। बहुत बढ़िया पढ़ाया हूँ यार, ये है 2M के बारे में बताया हूँ आप सबको। गलती कर जाते हैं आप सभी लोग, P कहाँ से होगा? होगा ही नहीं। PVS क्या है? ये कुछ है ही नहीं, पहली बात तो है ना। आगे बात करते हैं। अब देखिए वही प्रश्न है, मैं आप लोगों से पूछने जा रहा था एक प्रश्न, ये आप सबको फेमस है, मालूम है आप सभी को, कि समान पारिश्रमिक अधिनियम जो है 1976 के अंतर्गत जो है गठित सलाहकार समिति ने नियुक्त सदस्यों में महिलाओं का अनुपात कितना बताया है? यही प्रश्न मैं आप लोगों से पूछता, लेकिन ये प्रश्न दे भी दिया है। मैं जानना चाहूंगा, किसी का गलत नहीं होना चाहिए इस प्रश्न का जवाब। वेरी गुड, यहाँ पर B आ रहा है। मैं आपको बता दूं कि एक सलाहकार समिति का गठन किया गया जिसमें 10 सदस्य शामिल होंगे, और उसमें कहा गया कि आधे महिलाएं होंगी, और समिति के महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाएंगे, और काम के घंटे को लेकर भी, और काम की प्रकृति को लेकर भी, और ऐसे अन्य मामले होंगे जो अपनी सलाह देने को ध्यान केंद्रित करेगी। ऐसी क्रियाविधि सलाहकार समिति में बनाई गई थी जिसमें 10 सदस्य शामिल थे। तो ये बात बताई गई थी आधा, तो आधा का मतलब 50%। ठीक है, ऑप्शन आपका यही सही हो जाएगा बी। पुनः रोजगार का सर्वाधिक अधिकार निम्नलिखित में से किसके मामले में होता है? बर्खास्त कारागार, सेवानिवृत्त कारागार, निलंबित कारागार, छटनी किया गया कामगार या कामगार है, कारागार नहीं कामगार है। ठीक है, यहाँ पे बर्खास्त कामगार है, निलंबित कामगार है, और सेवानिवृत्त कामगार है, और उसके बाद कामगार है। बताएं, आप लोग बताएं। छटनी विशेष रूप से जब कोई कर्मचारी को
अधिशेष श्रम या अतिरेक के आधार पर समाप्त किया जाता है तो उसे छटनी किया गया कामगार कहते हैं, और ये पुनः रोजगार को संवैधिक अधिकार को मामले में शामिल किया गया है। तो इसलिए सतेंद्र जी, धीरज जी, एलिसन जी, हनी जी, पवन जी, आपका जवाब सही है। 4 सही जवाब है। छटनी किया गया कामगार सही जवाब है। ऑप्शन 4 आपका सही मिल जाएगा यहाँ पे। प्रश्न समझ में आ रहा है? कर ले रहे हैं ना आप लोग? एग्जाम में ऐसे ही मिलेंगे, मजा आ जाएगा, कर लेंगे, फिर बता दीजिए एक बार। चले, रोजगार संवर्धन, ठीक है, रोजगार संवर्धन की अवधारणा किसने दिया है? अच्छा प्रश्न है ना, अच्छा प्रश्न। बताएं, कमेंट नहीं आया आपका। श्वेता का आया सी। शायद सी। ओके चलिए कोई बात नहीं, आगे हम बात करेंगे अभी। हनी जी का डी, एलिशन जी का सी। ओके चले, हम बात करते हैं हम सभी लोग आपस में। देखिए यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं डब्ल्यू टेलर के बारे में सतेंद्र जी, तो ये डब्ल्यू टेलर जो है ना, इनका जो नाम आपने लिया है, आपको बता दूं, डब्ल्यू टेलर के बारे में द प्रिंसिपल साइंटिफिक मैनेजमेंट आता है। एक ध्यान से सुनिए मेरी बात को, द प्रिंसिपल साइंटिफिक मैनेजमेंट 1911 में जो आया था उसकी अवधारणा इन्होंने दिया था। सोप मैनेजमेंट की अवधारणा दिया था इन्होंने, टेलर ने। म्यूट हो जाइए। अगर हम बात करें जॉन ब्रेटमैन के बारे में, आपके मन में ये भी आ रहा होगा जॉन ब्रेटमैन के बारे में, ये 25 वर्षों से यूके कनाडाई बिजनेसमैन स्कूलों में श्रम संबंध के बारे में इन्होंने सिखाया था, कुछ अपने कॉन्सेप्ट दिया था, और ये कॉन्सेप्ट इनका था श्रम संबंध को लेकर, लेबर रिलेशन को लेकर था कॉन्सेप्ट इनका। जैफरी गोल्ड का नाम आ रहा होगा, शायद किसी बच्चे ने बोला, यहाँ पे हनी जी बोला है। तो जैफरी गोल्ड के बारे में अगर हम बात करें तो जैफरी गोल्ड का नाम आपने सुना होगा, अमेरिकी हैं ये, अमेरिकी वो थे, चिकित्सक थे। तो ये बेसिकली चिकित्सा शिक्षक में उनके बारे में कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था अमेरिका में, जैफरी गोल्ड। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे हसबर्ग का नाम, फेडरिक हसबर्ग का नाम, तो काम करने के लिए प्रेरणा, रोजगार संवर्धन के बारे की या उसकी अवधारणा, ये बात अगर आती है तो फेडरिक हसबर्ग का नाम आता है। ऑप्शन 3 वाला सही था, केवल एलिसन जी का और वैशाली जी का, श्वेता का ही सही जवाब आया था, बाकी बच्चों का गलत जवाब आया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 सही था। आगे बात करते हैं, निम्न में से कौन सा देश मादक पदार्थों के उत्पादन में आपूर्ति के लिए जाने वाला गोल्ड क्रेसेप्ट में शामिल है, नहीं है। अब मैं आपको ऐसा टॉपिक देने वाला हूं, ऐसी चीज बताने वाला हूं, अभी आपको अच्छे से समझ में भी आएगा, आप सभी को, है ना। समझिएगा इस प्रश्न को। अभी आपको मैं जवाब जान लूं, पहले आप क्या कहना चाहते हैं बताएं, आप लोग जवाब दें, आप सभी लोग। हाँ, आकांक्षा बी, पाकिस्तान, वो तुक्का है, शोहन जी का भी तुक्का, रूपम जी का सी। ओके चलो कोई बात नहीं, कि तुक्का मारे, आज के बाद तुक्का नहीं मारोगे। सुनो मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुनो, अच्छा प्रश्न है। ये नशे के खिलाफ एक अभियान था, मेरी बात को बड़ा ध्यान समझिएगा। नशे के खिलाफ ग्रामीणों के द्वारा उठाए गए कुछ कदम थे, शराब, तंबाकू, नशीले पदार्थों का सेवन करने वाले के व्यक्तियों को बहिष्कार करना, इस तरीके के स्टेटमेंट चला करता था पहले, ठीक है। और विक्रेताओं और खरीदारों पर जुर्माना लगाने की बात की जाती है, आप सबको भली बात तरीके से पता होगा। नारकोटिक ड्रग्स, जिसको आप मादक दवाओं के आदि के जो है होने की स्थिति में या उसके संदर्भ में ये बताता है। और भारत में नशीली दवाओं का जो खतरा के बारे में बात किया गया, मादक द्रव्यों की लत का खतरा के लेकर भारत में युवाओं को तेजी से फैल रहा था। तो भारत में विश्व के सबसे 2 बड़े अफीम प्रदान के क्षेत्रों में काम होने के परिप्रेक्ष्य में बात की गई। तो एक को बोला गया स्वर्ण त्रिभुज, ध्यान से रखिएगा ध्यान, और एक को बोला गया स्वर्ण अर्धचंद्राकार, और यही है क्रेसेप्ट
स्वर्ण अर्धचंद्राकार, कभी कभी हिंदी पूछ लेगा गोल्डन क्रेसेप्ट का, तो अर्धचंद्राकार ध्यान रखेंगे, नोट करिएगा कॉपी पर अपने आप सभी लोग, स्वर्ण अर्धचंद्राकार की स्थिति में। तो यहां पर जब कभी आपसे स्वर्ण अर्धचंद्राकार के बारे में बात करें तो नाम नोट करिए कौन कौन से देश आते हैं। तो एक नाम आता है पाकिस्तान, एक नाम आता है आपका अफगानिस्तान, एक नाम आपका आता है, नोट करिएगा, ईरान। ये 3 नाम आते हैं, बाकी चौथा नाम आप निकाल लीजिए अर्धचंद्राकार में, कजाकिस्तान। बना ऑप्शन नंबर सी। और एक और बात, मैंने एक और नाम बोला था, स्वर्ण त्रिभुज, बगल में नोट करिए उसे भी, स्वर्ण त्रिभुज को भी। स्वर्ण त्रिभुज जो था उसको हम बोलते हैं गोल्डन ट्रायंगल बोलते हैं, गोल्डन ट्रायंगल बोलते हैं। इसमें आते हैं कुछ देश, थाईलैंड, नोट करिएगा, थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम, नोट कर रहे हैं कि बस सुन रहे हैं सिर्फ आप लोग? लाओस, ये नाम याद जरूर रखिएगा आप सभी लोग, आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है। और भारत में मादक द्रव्य पदार्थों का उपयोग के संबंध में वर्ष 2019 में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की रिपोर्ट आई थी, जिसको आप एम्स बोलते हैं, है ना, उसकी रिपोर्ट आई थी कि अल्कोहल भारत में नशे हेतु सर्वाधिक उपयोग किए जाने वाला पदार्थ है अल्कोहल। ऐसा रिपोर्ट बताता है एम्स आपका 2019 की रिपोर्ट कि अल्कोहल का नशा ज्यादा होता है। याद रखेंगे 2018 के जब सर्वेक्षण किया गया था तो उसमें बताया गया था 5 करोड़ भारतीय लोग जो हैं भांग और अफीम का उपयोग करते हैं 2018 में, 2019 में नहीं, 2018। 19 के बाद 20-21 में सोचिएगा कि यूजीसी वाले कहीं 20-21 के बारे में पूछे, या एमपीपीएससी वाले, या उत्तराखंड मेडिकल सोशल वर्क वाले, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। 18-19 याद करिए बस आप लोग, सिर्फ 18 और 19, है ना। चलिए अब बताइए, ये प्रश्न समझ में आ गया? एक बार कंफर्म कर दीजिए फिर मैं आगे बढ़ूं। एक बार कंफर्म कर दीजिए। देखो बैकग्राउंड किसी अदर आवाज आ रही है, आप म्यूट करके आप बात करें घर में, आप जो गांव अपने घर में बात करते हैं वो मुझे भी सुनाई देता है, मेरे साथ साथ और भी स्टूडेंट सुनते हैं, है ना। आप लोगों को समझ में आया? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पक्का बता रहा हूँ 2021 में आएगा, नोट कर लीजिएगा ये प्रश्न। सर एक बार स्वर्ण त्रिभुज का इंग्लिश नेम बता दीजिए। किसका इंग्लिश नेम? ये स्वर्ण त्रिभुज जो दूसरा वाला नाम बताया था आपने, गोल्डन ट्रायंगल, गोल्डन ट्रायंगल, वाला। गोल्डन ट्रायंगल। ओके चलिए क्लियर हो गया? अब शायद क्लियर हो गया। मैं देखो इसलिए बार बार पूछ रहा हूँ, जो प्रश्न इंपॉर्टेंट है सुन लिया करे, समझ लिया करे, नहीं तो आप ही सबके लिए घाटा है वो भाई, मर्जी आप सबकी है। चलो आगे बढ़ते हैं, जवाब भी आ रहा है। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। अच्छा इसका सही जवाब हो जाएगा कजाकिस्तान। 34, निम्नलिखित में से किसका मापन करने के लिए प्रतिगमन विश्लेषण किया जाता है? चरों के बीच का अंतर, चरों के बीच का सहसंबंध, चरों के बीच साहचर्य, चरों के तदनुरूप परिवर्तन। क्या होना चाहिए? यह प्रश्न भी अपने आप में अच्छा है ना। क्वेश्चन नंबर 34 का अगर हम बात करते हैं, सतेंद्र जी का बी आया है, अजय पटेल सर का आया है ए। ओके कोई बात नहीं। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 के बारे में। तो आपको बता दूं, यहाँ पे मापन करने के दौरान, मेजरमेंट करने के दौरान जो प्रतिगमन का विश्लेषण करते हैं वो चरों के तदनुरूप परिवर्तन को करते हैं। संगीता मैडम, हनी प्रवीण, आप सही जवाब दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका, 4 वाला सही जवाब है। यहाँ पे चरों के तदनुरूप परिवर्तन के बारे में अगर बात करता है, यही आपका सही जवाब हो जाएगा। समझ में बात आ गई? एक बार मुझे कंफर्म करें आप सभी लोग, बात समझ में आई? चलो बहुत बढ़िया। प्रश्न को आप सभी लोग, हाँ आप सभी लोग प्रश्न को अच्छे से समझें, है ना, तभी मजा आएगा, अन्यथा आप लोगों को ही मजा नहीं आएगा पढ़ने में। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं हम सभी लोग। क्वेश्चन हमारे सामने 35 कि निम्नलिखित में से किस देश के आपराधिक प्रवृत्ति के आनुवांशिक पहलुओं की जांच करने के लिए वंश वृक्ष का पहला अध्ययन किया गया था? याद आया कौन सा वंश वृक्ष? नहीं याद आया? पढ़ाया हूं आप लोगों को, बता चुका हूं।
स्टेनोग्राम सर। हाँ, चलो बताओ अब। अमेरिका सर। अमेरिका, ओके ओके। चले अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो आप सभी लोगों का जवाब यहाँ पे आ रहे हैं, बी की तरफ आ रहे हैं, और वैशाली जी का डी आया है। बस 2 ही बच्चे का जवाब आया है। चलो कोई बात नहीं। अब मैं इस पे बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 35 का। इसका सही जवाब अमेरिका है। वंश वृक्ष का पहला अध्ययन करने वाला अमेरिका है, यूएसए। यही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। 35 का ऑप्शन नंबर आपका जो है डी सही माना जाएगा। किसी संगठन में जनशक्ति का ग्राफ के द्वारा निरूपण करना क्या कहलाएगा, आपको बताना है। ये 35 का सही जवाब। का सही जवाब आप लोगों को बताना है। 35 नहीं, 36 है ना। अब मैं आपको बताता हूं। अब मेरी बात को ध्यानपूर्वक समझिएगा और सुनिएगा आप सभी लोग अच्छे से। ये भी अच्छा प्रश्न है अपने आप में, है ना। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में, जिसको हम लोग कहते हैं संगठनात्मक संरचना, तो ये बताती है कि समन्वय और पर्यवेक्षण गतिविधियों और संगठनात्मक उद्देश्य की उपलब्धि की ओर, जहां पे ये बताया जाता है कि कैसे इसको निर्देशित किया जाए। तो संगठनात्मक संरचना जो होती है संगठनात्मक क्रिया को प्रभावित कर देती है, और यह एक ऐसी स्ट्रक्चर देती है या एक ऐसा नींव प्रदान करता है जिस पर मानक संचालन प्रक्रिया दिनचर्या को लेकर आराम के बारे में बात करती है। तो ऐसे में शक्ति का ग्राफ का अगर निरूपण होता है तो वो बताता है आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बताता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर जो होगा 4 वाला करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 4 वाला आपका यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा। संगठनात्मक संरचना याद रखिएगा, ये ग्राफ के द्वारा निरूपण होता है किसी संगठन में भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 37 के बारे में कि निम्नलिखित में से कौन से चित्रात्मक तकनीकी के उत्तरदाताओं को चित्र की एक व्याख्या दिखाई जाती है और उसकी सोच को जानने के लिए उन चित्रों का वर्णन करने के लिए हम क्या कहेंगे उसे। क्वेश्चन नंबर 37 है आपके सामने। मैं आप लोगों से इसका जवाब जानना चाहूंगा। आप मुझे बताएं इसका जवाब क्या होगा। आपको पता होगा, आपने नाम सुना है चित्रात्मक, मैंने पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है? थेमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है? ये बताएं आप लोग, हाँ या ना में जवाब दें। पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है? हाँ भाई पढ़ाया यार, बोलिए। जिसमें ये बात कहा गया है कि इंग्लिश बता देंगे क्या? थेमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, इंग्लिश दिखा दूं? आप क्या बोल रहे हैं? दो एक बार दिखा देता हूं, इंग्लिश में दिखा दीजिए। ओके 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 ओके। क्वेश्चन नंबर 37 को एक बार आप सभी लोग ध्यान से देखें इंग्लिश में। ओके सर, देख लीजिए। चलो तो मैं आपको बता दूं, इसका जो सही जवाब होने वाला है थेमेटिक, अगर हम बात करते हैं अपरसेप्शन टेस्ट के बारे में, तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, आपको पता होना चाहिए, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हेनरी ए, आपने नाम सुना होगा हेनरी ए मुर्रे के बारे में, या आपने सुना होगा मॉर्गन मुर्रे का नाम। मॉर्गन मुर्रे हैं ये, मुर्रे जी रॉस नहीं है, ये मॉर्गन मुर्रे वाला है। और मॉर्गन मुर्रे ने 1930 के दौरान में इसने बताया था इस बात को लेकर, थेमेटिक को लेकर, ठीक है। इस और उसमें चित्रात्मक तकनीकी के रूप में, श्रृंखला के रूप में बताया गया था। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है आपको। TAT इसको बोलते हैं, TAT इसको बोला जाता है, ठीक है। जहां पे पात्र कैसे सर ये रोशार्क में भी तो, इसमें भी तो चित्र ही दिखाते हैं, धब्बे वाले चित्र। देखो हरमन रोसा में दूसरे टाइप का चित्र है। यहाँ अगर हम बात करें तो हरमन रोसा शाही धब्बा है, शाही धब्बा वाला है।
ये चित्रांक तकनीकी है, ठीक है। हरमन रोसा का अगर हम बात कर रहे हैं तो शाही धब्बा का टेस्ट है, वो अलग है। शाही धब्बा लिखा रहेगा आपको, ठीक है, हाँ वहां पे शाही धब्बा लिखा रहेगा। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो अगर आप लोग पूछेंगे नहीं तो मैं बता नहीं पाऊंगा, आप लोग पूछते भी नहीं हो और मैं यहाँ पे क्लियर भी कर रहा हूँ। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सेकंड वाला सही जवाब हो जाएगा। नहीं नहीं, यहाँ पे कौन सा सही जवाब होगा? टीएटी किसको रिप्रेजेंट करेगा क्वेश्चन नंबर 37 का? तो आप बताएं, बी वाला ही सही है, वही है, कथनात्मक जो है संप्रत्यक्षण परीक्षण उसको बोला जाता है ना, वही सही है टीएटी। निम्नलिखित में से किसने वर्तमान समस्या, निम्नलिखित में से किसमें वर्तमान समस्या का मुख्यतः अतीत की घटनाओं और अनुभव की दृष्टि से देखा जाता है? अच्छा प्रश्न है, बता सकते हैं आप लोग? मैं जानना चाहूंगा आप सबसे। बताएं, जवाब भी आ रहा है यहाँ पर। आकांक्षा जी, वैशाली जी का जवाब आ रहा है, नीलेश जी का जवाब आ रहा है और निधि त्रिपाठी का भी जवाब आ रहा है, बी की तरफ आ रहा है। रूपम मैडम का भी जवाब बी की तरफ आ रहा है। वेरी गुड, अगर आप लोग बी को दे रहे हैं, चुनाव बी को कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया। यहाँ पे रूपम जी का भी जवाब आया। अब मेरी बात को ध्यान से समझ लीजिए आप सभी लोग। ये बेसिकली क्या है जो अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 38 के, तो 38 में बी है हेतु विज्ञान निदान को लेकर। तो ये एक रोगी इतिहास यानी परीक्षा और प्रयोगशाला डेटा की समीक्षा के मूल्यांकन के माध्यम से बीमारी या चोट की प्रकृति या कारण की पहचान या उसकी निर्धारण करने की एक प्रक्रिया है, निर्धारित करने की एक प्रक्रिया है या एक क्रिया मानी जाती है। तो ऐसे में हम अतीत की घटना या अनुभव की दृष्टि या वर्तमान की समस्या को इन्वॉल्व करते हैं और ये आपका कहलाता है हेतु वैज्ञानिक निदान कहलाता है। यही आपका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39। भारत में निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किए जाने के लिए पात्र होता है? अच्छा प्रश्न है, मैं आप सबसे जानना चाहूंगा ये प्रश्न का जवाब। चलिए मैं बताता हूं, बहुत आसान प्रश्न है। उच्चतम न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश होंगे, ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पे करेक्ट जवाब हो जाएगा। लगभग बच्चों का जवाब भी यहां पे सही आ रहा है, केवल निधि त्रिवेदी जी का जवाब गलत आ गया। ऑप्शन नंबर 3 यहां पे सही जवाब हो जाएगा। वेरी गुड। चलिए यह विचार किसने प्रतिपादित किया था कि अचेतन मन में दमित इच्छाओं का ऊर्जा का कारण मनुष्यों में मानसिक द्वंद्व होता है? यह विचार किसका था, मैं जानना चाहूंगा आप सभी से, बताएं। अजय जी, वैशाली, सतेंद्र, आकांक्षा जी, पवन जी, नीलेश जी का, रूपम जी का, श्वेता जी का, ऑप्शन सी आ रहा है और यही आपका जवाब सही है। सिगमंड फ्रायड, सिगमंड फ्रायड इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका कि इन्होंने अचेतन मन में दमित इच्छाओं के बारे में बात किया था। यह प्रश्न बहुत सरल था और कोई बच्चे ने गलत नहीं किया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने इस अवधारणा को अभिगृहित किया था या किया है कि उपचार और अपराध मित्र मंडली के सीखे जाते हैं? जवाब भी आ रहा है भाई, बहुत बढ़िया। अपने प्रैक्टिस कर रहे हैं अच्छा खासा आप सभी लोग यहाँ पे, और आप सभी का जवाब यहाँ पे अगेन अच्छे प्रश्न आ रहे हैं। सदर जो है लैंड का नाम, और यही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और आप लोग ऐसे प्रश्नों को गलती नहीं करेंगे एग्जाम में भी, इस बात का आप सभी लोग खास कर ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई, काफी खास कर आप लोग ध्यान रखेंगे। और जिन्होंने व्यावसायिक प्रक्रिया में परिवर्तन कंपनी को लेकर या डिजिटल युगों के बारे में बात करें, व्यावसायिक प्रक्रियाओं का पुनर्विचार में या पुनर्निर्माण की प्रतिक्रिया में एक अहम भूमिका रही थी, इसका भी आप लोग खास कर ध्यान रखें, सदरलैंड का नाम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं।
यहाँ पे ये वाला सेकंड आपका सही हो जाएगा। वैवाहिक जीवन में असामंजस्य, देखो अब ये प्रश्न अप्लाइड टाइप का आपने सोच सकते हो कि इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। तो वैवाहिक जीवन में असामंजस्य वाले युगों की क्रियाकलापों का परामर्श सेवाओं का प्रभाव का अध्ययन जो होगा वो निम्नलिखित में से किसका एग्जाम्पल या किसका उदाहरण हम मानेंगे, किसका हम उदाहरण मानेंगे, है ना। अच्छा प्रश्न है 42 का, अगर आप कर लेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। प्रोस्पेक्टिव स्टडी डिजाइन के बारे में अगर हम बात करें तो ये सबसे बेटर माना जाएगा। जरा मैं आप सबसे थोड़ा सा समय लूँगा, एक मिनट, ज़्यादा नहीं, 30 सेकंड। ऑप्शन नंबर अगर हम डी की तरफ चलें तो जिसको हम बोलते हैं भविलक्षी अध्ययन विकल्प, ये एक प्रकार का भावी अध्ययन है और इसके अंतर्गत अगर मैं बात करूँ तो बात करता है अनुपस्थिति के प्रालेख का अध्ययन किया जाता है और स्थिति के शुरुआत से पहले एक समय की अवधि के बारे में हम इसमें चर्चा करते हैं और परिचर्चा करते हैं। तो ये एक प्रकार का महामारी विज्ञान से संबंधित होता है। तो वहाँ पर वैवाहिक जीवन के असामंजस्य वाले जो युग्म की क्रियाकलाप होती हैं उस पर परामर्श सेवाओं का जो प्रभाव पड़ता है, इस पे अध्ययन करने के परिप्रेक्ष्य में जो भविष्य लक्ष्य अध्ययन होता है उसका हम करते हैं। भविष्य लक्ष्य अध्ययन का अगर हम बारे में बात करें, यही हमारा करेक्ट जवाब होगा। मेरी बात समझ में आप लोगों को आई? नहीं समझ में आई तो अब बताएं, आप पूछें। नहीं पूछेंगे तो भाई कैसे समझ में आएगा। वैवाहिक जीवन में अगर असामंजस्य है, दमित्र या अगर हम बात करें पति पत्नियों की क्रियाकलापों का, तो ऐसे क्रियाकलापों में परामर्श सेवाओं का जो अध्ययन करते हैं उसको भविष्य लक्ष्य अध्ययन बोलते हैं, पर्सपेक्टिव स्टडी डिजाइन बोलते हैं उसको। ठीक है, अरे कॉमन सेंस का प्रयोग लगाए, ट्रिक का प्रयोग लगाए तब भी सही हो जाएगा। जवाब नहीं आ रहे हैं आप सभी के, चलो क्वेश्चन और लेते हैं 43 का। और कर्मचारी भविष्य निधि और विधिक प्रावधान अधिनियम 1952 है, इसके निम्नलिखित में से क्या है जो अनाच्छित नहीं करता है? चोट का मुआवजा, पेंशन, डिपॉजिट लिंक्ड बीमा, भविष्य निधि। क्या होना चाहिए इसका सही जवाब? बताएं। अगर हम बात करें यहां पर, अगर हम यहां बात करें तो जो भविष्य कर्मचारी निधि और डिपॉजिट बीमा की बात करेगा, पेंशन की बात करेगा, भविष्य निधि की बात करेगा, चोट का मुआवजे के बारे में बात नहीं करता, यही सही आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे आगे क्वेश्चन नंबर 44 के बारे में, तो क्वेश्चन 4 आपका क्या बोलता है? रॉबिन्सन के अनुसार एक समूह में संवाद का या के प्रमुख कार्य क्या हो सकता है? नियंत्रण, प्रेरणा, भाव भी व्यक्ति एवं जानकारी। ये 3 पॉइंट है, इनमें आपका कोड की सहायता से उत्तर का चयन करना है आप सभी को। क्वेश्चन नंबर 44 इसका सही जवाब अगर हम बात करें तो नियंत्रण भी है, प्रेरणा भी है, भाव भी व्यक्ति एवं जानकारी भी है। ऑप्शन ए बी सी यानी तीनों करेक्ट है, तो यहाँ पे 4 वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। और आज का क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 45 ले लेते हैं, फिर 45 के बाद हम लोग कल करेंगे। ठीक है, प्रश्न आपके सामने यह कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा 360 डिग्री का मूल्यांकन प्रणाली अपनाई गई है? तो 360 डिग्री के मूल्यांकन प्रणाली, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग स्टार लगाइएगा। 2021 समाज कार्य में ये पूछा भी जा सकता है आपसे 45 का क्वेश्चन नंबर। तो मैं आपको बता दूं, पर्यवेक्षण एवं समकक्ष के बारे में बात करता है, समकक्ष एवं अधीनस्थ के बारे में भी बात होती है 360 डिग्री का मूल्यांकन की प्रणाली में। और पर्यवेक्षक, समकक्ष और अधीनस्थ भी होता है। पर्यवेक्षण, समकक्ष, अधीनस्थ और ग्राहक सेवा, मतलब ग्राहक का मतलब सेवार्थी यानी क्लाइंट, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तो ए बी सी डी ऑप्शन नंबर 4 में है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 45 तक देखे रहिए आप सभी लोग, मैं इसके आगे आप सभी लोगों को कल बताऊंगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।